आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के मनोविज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 12 के मनोविज्ञान। जो कल पढ़े थे मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, वो पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में 7 सवाल था और पार्ट 2 में जो है 5 सवाल है। तो चलते हैं, इससे पहले सीरीज को है ना आगे करते हुए। तो सवाल नंबर 8 मेरा कर रहा है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड में अंतर स्पष्ट करें। यानी बुद्धि में और अभिक्षमता में क्या है, वो दोनों फर्क बताइए हमें, या अभिक्षमता क्या है। बुद्धि के बारे में अगर बात करें तो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक समानता, संज्ञानात्मक सक्षमता तथा विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। मतलब बुद्धि के बारे में उस दिन भी हमें है ना हमने कहा था कि इंसान वो प्राणी है जो जिस तरह का माहौल हो, भौगोलिक वातावरण पाए, है ना, वो अपने आप को उसी रूप में ढाल ले और ढालने के बाद अपने आप को रहे, वही बुद्धि है उसके लिए। ठीक है। और यहाँ ये कह रहा है कि बुद्धि से ही इंसान जो है संज्ञानात्मक कुछ को समझने की, परखने की, है ना, उसके अंदर वो काबिलियत आ जाती है। समानतः कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी किसी विद्यालय की परीक्षाओं में उतना अंक निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में कम अंक प्राप्त करे तो वो जीवन में कामयाब नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ये हो भी सकता है, उसको जाहिर सी बात है रुचि नहीं होगा, है ना। जिसमें रुचि कम रहता है इंसान का, उसमें थोड़ा सा नाकामयाबी मिलते ही है कि नहीं। और जिसमें ज़्यादा रुचि होता है उसमें क्या होता है कि उसे कामयाबी मिलने की ज़्यादा चांस बन जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ को समझाया गया है कि बुद्धि क्या है। आप समझिए अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए है। किसके लिए है? कौशलों के अर्जन के लिए है। अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी कौशल यानी कोई आदमी के अंदर से जो कौशल आता है, अंदर से जो काबिलियत आता है, यानी फीलिंग के साथ अंदर से, वो ही इसको दिखाया गया है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है। किस करने के लिए किया जाता है? जैसे कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि किसी के यहाँ पैसा बकाया है ना, उसे प्यार से कहें कि भाई साहब पैसा दे देते आप, तो कहें कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। फिर कहें जा करके फिर वही बात बताए। तो यहाँ हम देख रहे थे वो वहाँ उसे किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। जैसे इससे पहले बताया कि पैसा 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, लेकिन चौथा बार क्या कहें, ठीक है हमें पता है कि आपसे कैसे वसूलना है। ये क्या है? ये अभिक्षमता इंसान के अंदर क्या दर्शाता है? किस चीज़ को? अभिक्षमता को। यानी आपके अंदर जो टैलेंट है, जो काबिलियत है आपके अंदर जो है एप्टीट्यूड है, समझे, उस चीज़ को ये दिखाता है। वही अभिक्षमता हीरो के अंदर भी दे पाया गया। जो फिल्म जो हम सब देखते हैं, नहीं कहता कि ऐसे ना ऐसे होगा, है ना, वो अपना स्टाइल में ही बोलता है, लगता कि हाँ जो बोला सो हो ही जाएगा, है कि नहीं। वो अभिक्षमता वो उसका जो है वो दिखाता है। इस प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा भाषा सीखने वाला बच्चा हो, उसको लगातार ट्रेनिंग दे करके आप चाहे तो अच्छा लेखक बना सकते हैं। अच्छा उसका है ना प्रतियोगिता भी आप उसको जीता सकते हैं। तो ये इसमें रहा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। यानी अभिक्षमता जो परीक्षण में जांच, अभिक्षमता की जांच के उपयोगिता का वर्णन करें। क्या करें? देखिए ये सवाल VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। अभिक्षमता एक प्रचलित शब्द है। कौन शब्द है? प्रचलित, यानी जो मशहूर शब्द है, जिसका उपयोग हम प्रायः यानी हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था या प्रतिच्छाया को जो किसी व्यक्ति या समूह, वस्तु या पारिस्थितिक घटना आदि के प्रति व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। देखिए कोई इंसान को जो है कोई घटना हो गया या खुशी हो गया या कभी कोई घर में उस तरह का मामला हो गया, तो देखना उसका रवैया उसी टाइप में होना शुरू हो जाता है कि नहीं। अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा माना जाता है कि व्यक्ति की मानसिक माना मन का, मानसिक माना मन का, समझ का, मानसिक अवस्था, भावात्मक पक्ष किसी व्यक्ति
के दूसरे के प्रति व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इंसान का जो भावात्मक होता है, मन से जो निकलता है, वो उसके प्रति जो है ऑटोमेटिक मतलब रुझान होना शुरू हो जाता है। अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा जाना जाता है। व्यक्ति की मानसिक अवस्था भावात्मक पक्ष किसी व्यक्ति की दूसरे के प्रति व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, संवेगात्मक अनुभव, भावात्मक संगठन का ज्ञान हमें अभिक्षमता परीक्षण द्वारा हो पाता है। मतलब ये कि जब कोई चीज़ को परखते हैं, बुझते हैं, समझे, और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें, या कहीं पे हम धोखा, कहीं पर अगर हम मतलब धोखा खा गए या कहीं पर सदमा लग गया हमें, तब हमको उसको समझने में आसानी हो जाती है। एक तरह से देखा गया, यानी कोई ना कोई ऐसा घटना होता है या कोई ना कोई ऐसा बात होती है, जब अगर वो अभिक्षमता ऑटोमेटिक एक तरह से देखा जाए तो फौरन जो है संज्ञान में आ जाता है। हर चीज़ से पहले हम सोचते हैं। यह परीक्षण मानवीय प्राकृतिक अस्पष्ट व्यवहार कार्ययुक्त क्षमताओं के आकलन में सहायक साबित हो पाता है, जिससे मानवीय पक्ष को जानकर अनुकूल दशा एवं दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। अगर हमारे साथ कोई गलत रवैया करे, देखा जाए थोड़ी देर के लिए, तो हम उसके साथ प्यार से कर सकते हैं, दूसरी बार प्यार से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हम उसके साथ हमेशा ही प्यार से कर सकते हैं। ये मानव के अंदर पाया गया है। आप भी उस रवैया को अपना भी सकते हैं या उसको साफ ही छोड़ सकते हैं। क्या वो एक तरह से अभिक्षमता को दिखाया जा रहा है। किसी में जुल्म करने की ज़्यादा ताकत है ना, ताकत है, कोई किसी को बर्दाश्त करने की भी ज़्यादा ताकत वो रखता है अपने आप को। अनुकूल एवं प्रतिकूल दृष्टिकोण को विकसित करने में उसकी उपयुक्त उपयोगिता मानी जाती है। सवाल नंबर 10 देखिए, किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित होती है। मतलब यहाँ सवाल कर रहा है किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित है। सृजनात्मकता जो चीज़ है वो बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। 10 का आंसर देखिए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सकारात्मक होता है। प्रत्येक सृजनात्मकता कार्य करने के, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा समस्या को समझने के लिए, समस्या को समझने, सूचनाओं को भंडारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए एक न्यूनतम स्तर की योग्यता तथा क्षमता की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ को हमको समझना है या सीखना है तो जाहिर उस कुछ न कुछ थोड़ा जरूर उसकी तरफ ध्यान देना ही होता है। उदाहरण के लिए सृजनशील लेखकों को भाषा के उपयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। दक्षता मतलब जो अगर भाषा के मतलब ज़बान के कोई राइटर हैं, है ना, बोली के कोई लेखक हैं, तो जितना पकड़ उसके बोली पे होगा उतना पकड़ हम सबको नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका शब्दार्थ को अच्छी तरह से खूबी याद कर लिया होता है ना पहले ही। जो पत्रकार जितना तरीका से वो लिख सकता है वो तरीका हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह शाम इस तरह वही काम हमेशा करते रहना। आप भी भले वही काम करते हैं, लेकिन आपका तरीका बनाने का अलग है। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। एक चित्रकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि चित्र बनाने की उसकी एक विशेष तकनीक का दर्शक पर है। किस पर है? एक चित्र बनाने का एक अलग तरीका उसके अंदर है, कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि अगर हम चित्र बना देंगे इसका प्रभाव जो है क्या होने वाला है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर अभी वीडियो बना रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या होने वाला वो तो दर्शक को नहीं बताएगा जी। एक वैज्ञानिक को तर्क से कुशल होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? तर्क, यानी एक वैज्ञानिक जो भी विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो हमें तर्क देने वाला होना चाहिए। क्या देने वाला होना चाहिए? तर्क, यानी एग्जाम्पल देने वाला होना चाहिए। अतः सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, आप उसके पास भी बैठना चाहेंगे जिसके पास कुछ ज्ञान हो, जिसके पास कुछ नॉलेज हो, है ना, उसके पास आप बैठना चाहेंगे जिसके पास कुछ नहीं हो? बोलो, बैठना चाहोगी? नहीं ना। तो यही चीज़, परंतु उस विशेष मात्रा में अधिक बुद्धि का सृजनात्मकता से संबंध नहीं होता। जाहिर सी, लेकिन हम बैठते भी है तो एक विशेष से नहीं हो भी नहीं जाता है। यहाँ देखिए, निष्कर्ष यह है कि सृजनात्मकता के कई रूप और सम्मिश्रण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक गुण अधिक मात्रा में होता है और कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता से संबंध विशेषताएं, है ना, संबद्ध विशेषताएं अधिक मात्रा में होती है। सवाल नंबर 11 है, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? कौन सवाल है? संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? संवेगात्मक बुद्धि या संवेगात्मक सूचनाओं ने खबर, इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही संवेगिक बुद्धि कहलाती है। मतलब ये कह रहा है इसमें कि संवेगिक सूचनाओं यानी जो खबर हो उसको पारदर्शिता यानी एक जाहिर करके, कुशलता यानी काबिलियत से साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगिक बुद्धि अनेक कौशल समुच्चय होते हैं।
संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? संवेगात्मक बुद्धि यानी संवेगात्मक सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही संवेगिक बुद्धि कहलाती है। संवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का समुच्चय है। किसा है? अनेक कौशलों का क्या है? समुच्चय। उसमें अनेक कौशल होगा संवेगात्मक बुद्धि में, जैसे अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के संवेगों है ना, सूझबूझ, एक तरह से परिशुद्ध मूल्यांकन, यानी अपने बारे में और दूसरे बारे में जो है अच्छे से परिकल्पना करना, अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करना, प्रकटीकरण एवं संवेगों का नियमन का आदि। सैलोवी एवं मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कहा है कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने, उनमें विभेदन करने यानी बंटवारा करने, योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन व्यवहार को निर्देशित करने की योग्यता ही संवेगिक बुद्धि है। मतलब ये कह रहा है कि अपना हो या दूसरा का हो, अपना हो या दूसरे का हो, जब हम अपने में या दूसरे में जब मूल्यांकन करेंगे या तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे के बाद पता चलेगा कि हम अलग हैं, हम हैं, वो है, तब समझ जाना कि वो समय का सही तरीका तुम परख रही हो, समझे। और कभी ऐसा लगे कि नहीं हम दोनों एक ही जैसे हैं, वो कभी कैसे? परखने के बाद। किसके बाद? परखने के बाद, जांचने के बाद। सवाल नंबर 12 कह रहा है समूह परीक्षण की सीमाओं या दोषों का वर्णन करें। यानी समूह परीक्षण, समूह माना होता है एक साथ झुंड, और परीक्षण के माने होता है जांच पड़ताल करना। सीमाओं यानी अपना लिमिट, दोषों का दोष और कमी के वर्णन करें। देखिए यहाँ क्या कर रहा है आंसर में 12 का, सामूहिक परीक्षण की सीमाएं जो होती है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, इसके द्वारा किस बुद्धि की सही जांच करना कठिन है, क्योंकि परीक्षण के लिए यह संभव नहीं है कि सभी बालकों की ओर ध्यान दे सके और तथा इसके द्वारा हल की जाने वाली समस्याओं पर निगाह रख सके। नंबर 2, जो बालक शैक्षणिक तथा सांवेगिक रूप से पिछड़े होते हैं, मतलब पढ़ा लिखा से या सूझबूझ से क्या होते पीछे होते, उन्हें जिन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है, निर्देशन मतलब बताने की आवश्यकता होती है, उनके लिए सामूहिक परीक्षण अधिक लाभप्रद नहीं होते, क्योंकि ऐसे बालकों को व्यक्तिगत सावधानी की जरूरत पड़ती है जो इस परीक्षण में संभव नहीं। मतलब ये जो बच्चा मतलब पढ़ने में कमजोर हो, जो बच्चा सही से सबक याद नहीं हो रहा तो उसको सबके साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उसको पढ़ाने के बाद अलग से भी उसको सबक देना चाहिए, समझे, ताकि वो अपने भावनात्मक को पे है ना विचार कंट्रोल कर करके अपनी बात को बता सके, अपनी बात को व्याख्या कर सके, ठीक है ना, और उसकी तर्क को वो समझ सके। अब भीड़ में क्या है कि वो अपने आप को अलग सोचता है, भीड़ में सोचता है कि सबसे कमजोर हम ही है। नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि बालकों के लिए यह परीक्षण उतना ही उपयोगी नहीं जितना वयस्कों के लिए है, क्योंकि बालकों में अनुकरण करने की आदत अधिक होती है। वे परीक्षण के उपकरण को हल करते समय दूसरे की नकल करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी को अगर हम देते हैं कि भाई तुम बात सुनो, तो उसका जो है नकल करने की ज़्यादा क्षमता किसके अंदर है? बालक के अंदर। बड़े अंदर का जैसे हम लोग के अंदर ज़्यादा नकल करने की क्षमता खत्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन क्या है कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा नकल करने की क्षमता, कुछ चीज़ कहो तो देख कर लिख लेगा फटाक से, कुछ चीज़ लिखाओ तो क्या करेगा वो देखेगा निगारेगा, नहीं तो चाहते होते हो मतलब जाके लिख ही लेगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसके अंदर जो है वो कम पाया जाता है।